will be settled between the two parties by end of the year. दोस्तों यहां पर उसी सिनेरियो में हमसे यह कहा गया है कि भाई स्वैप बैंक इन्वॉल्व नहीं होता और सिर्फ ये दो पार्टीज होते, तब ये लोग अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप अरेंजमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करते। अब यहां पर काम बड़ा इजी हो जाएगा और बेनिफिशियल भी हो जाएगा। ये दोनों पार्टीज को जो डिफरेंशियल 1.4% दिख रहा था, ये दोनों क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल को अब इक्वली डिवाइड करेंगे 0.7 ईच। अब किसी भी एक पार्टी का व्यू पॉइंट ले लीजिए, से आदित्य जो इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने बैंक को, कृष्णा उसे रीइंबर्स कर देगा ऑन नोशनल बेसिस द सेम अमाउंट। ऑन द अदर साइड आदित्य का जो नया टारगेट होगा वो उसके बैंक का ऑफर किया हुआ रेट माइनस 0.7%। इस बार 1.4% का जो ओवरऑल डिफरेंस है उसको दोनों ने इक्वली डिवाइड किया है 0.7 ईच। तो आदित्य का फाइनल आउटफ्लो जो होगा, इट विल बी वॉट एवर रेट ऑफर्ड बाय हिज बैंक फॉर अ फ्लोटिंग रेट बेस माइनस 0.7%। वो रेट जो भी आता है दैट रेट आदित्य विल पे टू कृष्णा। तो सीधी बात है, आदित्य जो पे कर रहा है कृष्णा पहले उसे रीइंबर्स कर दे और आदित्य अपने रिवाइज्ड रेट से कृष्णा को फाइनली पेमेंट कर दे। दोनों पार्टीज का सेटलमेंट अपने आप हो जाएगा। और चलिए इसको कैसे लिखना है ये भी समझ लिया। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, मैं आपको अभी ये बात लिखवा दूं। First, we are taking the case of Aditya. Aditya will pay to his own bank, that is HSBC, at 13%. कृष्णा सबसे पहले तो 13% रीइंबर्स कर देता है आदित्य को। अब कृष्णा खुद जो पे कर रहा है दैट इज माइबॉर प्लस 1.5%, बट आदित्य माइबॉर प्लस 1.5% कृष्णा को नहीं पे करेगा। आदित्य जो पे करेगा वो होगा HSBC का ऑफर किया हुआ रेट जो था माइबॉर प्लस 1.9%, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 0.7%। सो माइबॉर प्लस 1.9 माइनस 0.7 करने पर यह आ जाएगा माइबॉर प्लस 1.2। ऑलराइट, चलिए अब इसका सारा एक्सप्लेनेशन लिख लें। इन दिस अरेंजमेंट Krishna shall reborrow from Aditya on notional basis at the same rate that Aditya pays to his bank, that is 13%. Thereby, Krishna shall reimburse the interest of same amount to Aditya that he has paid to his bank. In turn, Aditya shall reborrow from Krishna on notional basis at an interest rate which is 0.7% lower than the rate offered by his bank, that is MIBOR plus 1.2%. All right, friends, let us. With this arrangement, Aditya could convert his fixed rate loan into a floating rate loan, and Krishna could convert his floating rate loan into a fixed rate loan, that too at lower rates as compared to what was offered by their respective banks. Net interest expenses of Krishna. अब कृष्णा के व्यू पॉइंट से भी बात जमनी चाहिए। सो कृष्णा के पास जो अब आउटफ्लो हो रहा है दैट इज 13% जो उसने आदित्य को पे किया, M प्लस 1.5% जो उसे अपने बैंक को पे करना पड़ा, और M प्लस 1.2% का रीइंबर्समेंट उसे आदित्य से मिला था। फाइनली ओवरऑल आउटफ्लो ऑफ कृष्णा इज 13.3%, और ये 13.3% रिकंसाइल भी हो सकता है। दिस 13.3% इज द टारगेट इंटरेस्ट रेट फॉर कृष्णा। ये जो 13.3% है वो कृष्णा के लिए टारगेट इंटरेस्ट रेट है। ये टारगेट इंटरेस्ट रेट कैसे बना ये भी समझ लीजिए। कृष्णा को उसके बैंक ने ओरिजिनली जो ऑफर किया था वो था 14% का फिक्स्ड रेट। जब उसे फ्लोटिंग से फिक्स्ड में इंटरेस्ट रेट अरेंजमेंट कन्वर्ट करना था, बैंक ने ऑफर किया था 14%,
और अभी अभी हमने कृष्णा को जो डिफरेंशियल सरप्लस ऑफर किया है दैट वाज 0.7%, तो 14 में से 0.7% माइनस करने पर आता है 13.3%। यहां पर हमने वर्किंग भी दिखा दी है, 14 माइनस 0.7 दैट इज 13.3%। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। क्वेश्चन में एक और भी पार्ट है, हमें बताया गया है कि माइबॉर होगा 11.5% और इस बार नोशनल लोन का अमाउंट दिया हुआ है 20 lakhs। सो if notional loan amount is rupees 20 lakhs and if MIBOR is 11.5%, then net result will be as below. दोनों पार्टीज आदित्य एंड कृष्णा, इंटरेस्ट एक्सपेंस विदाउट स्वैप कितना आता, तो दोनों को 2,60,2,60 आता। अब इस बात को समझ लें, दोनों को 2,60,2,60 कैसे। आदित्य के केस में तो 13% फिक्स्ड रेट था, 13% ऑफ 20 lakhs विल बी 2,60,000। कृष्णा के केस में यह था M प्लस 1.5, M है माइबॉर है 11.5, उसमें 1.5 आप ऐड कर दीजिए तो ये आता 11.5 प्लस 1.5 यानी इसका भी 13% हो जाता, ये 2,60,000 हो जाता। विदाउट स्वैप दोनों को कॉस्ट लगता 2,60,2,60। विथ स्वैप आदित्य को विथ स्वैप लगने वाला है माइबॉर प्लस 1.2%। माइबॉर है 11.5 और इसमें आप 1.2% ऐड कर दें तो ये आएगा 12.7% एंड 12.7% ऑफ 20 lakhs विल बी रुपीज 2,54,000। और कृष्णा को जो ये कॉस्ट आएगा दैट विल बी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 13.5% और 13.5% होता है 2,66,000। यानी कृष्णा का ऑब्लिगेशन बढ़ जाता है और आदित्य का ऑब्लिगेशन कम हो जाता है। देयरफॉर द नेट डिफरेंशियल it has been a gain for Aditya and a loss for Krishna. So end of the swap deal, end of the year, Krishna should pay to Aditya rupees 6,000. Krishna अपने पॉकेट से आदित्य को 6,000 रुपीज का डिफरेंशियल पे कर देगा। तो दोस्तों इन कैलकुलेशंस को नोट कर लीजिए एंड दैट विल बी एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। कमिंग अप नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110। चलिए पढ़ते हैं, यहां क्या दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड हैविंग वेरी गुड क्रेडिट रेटिंग इज ऑफर्ड बाय इट्स बैंक अ फिक्स्ड रेट ऑफ 12% पर एनम और अ फ्लोटिंग रेट ऑफ M प्लस 1%। ऑब्वियसली यहां पर M का मतलब माइबॉर है, माइबॉर प्लस 1%। दिस कंपनी वॉन्ट्स अ फिक्स्ड रेट। वीक लिमिटेड इज हैविंग वेरी पुअर क्रेडिट रेटिंग is offered by its bank a fixed rate of 13% per annum or a floating rate of MIBOR plus 1.5%. This company wants floating rate. Verify whether a swap deal can be affected. दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। यहां पर दो कंपनी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एंड वीक लिमिटेड, किसी ने भी बोरो अभी तक किया नहीं है। जब किसी ने भी बोरो नहीं किया है तब आप इनके अरेंजमेंट को कैसे हैंडल करेंगे। तो अब आप ये देख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को फिक्स्ड रेट से बोरो करना है तो उसके पास दो रास्ते होंगे। एक तो अपने बैंकर से फिक्स्ड रेट पर बोरो कर लो और दूसरा अपने बैंकर से फ्लोटिंग रेट पर बोरो करने के बाद वीक लिमिटेड के साथ इस लोन को स्वैप कर दो। वैसे ही वीक लिमिटेड को चाहिए फ्लोटिंग रेट, उसके पास भी दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। खुद के बैंक से फ्लोटिंग रेट पर बोरो कर लो या फिर खुद के बैंक से फिक्स्ड रेट पर बोरो करो और फिर दूसरे पार्टी यानी कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के साथ उस लोन को स्वैप कर दो। तो फ्रेंड्स बात तो ये होगी, एग्जिस्टिंग लोन किसी का कोई है ही नहीं। दीज पार्टीज हैव येट टू बोरो फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव बैंक्स। तो विदाउट स्वैप अरेंजमेंट कैसा होगा और विथ स्वैप अरेंजमेंट कैसा होगा, हम एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पर डिसीजन लेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज
मैं स्क्रीन पर जो सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। दोनों ऑल्टरनेटिव्स को, एक विद स्वैप वाला ऑल्टरनेटिव और विदाउट स्वैप वाला ऑल्टरनेटिव हम एक्सप्लोर करेंगे। जो बेनिफिशियल होगा हम उसे ऑप्ट करेंगे। तो ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के व्यू पॉइंट से बातें करें पहले। दिस कंपनी डिजायर्स अ फिक्स्ड रेट लोन। इट हैज टू डिफरेंट ऑप्शंस। ऑप्शन 1, बोरो एट 12% पर एनम फिक्स्ड रेट डायरेक्टली फ्रॉम ओन बैंक। इसे हमने कहा है विदाउट स्वैप। ऑप्शन 2, बोरो फ्रॉम ओन बैंक एट फ्लोटिंग रेट ऑफ माइबोर प्लस 1% एंड देन स्वैप द सेम विथ वीक लिमिटेड फॉर फिक्स्ड रेट। ये अरेंजमेंट हो जाएगा विथ स्वैप। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। अब वीक लिमिटेड के व्यू पॉइंट से बातें करें। सो Weak Limited. This company desires a floating rate loan. It has two different options. Option 1, borrow from own bank at floating rate of MIBOR plus 1.5%, जिसे हम कह रहे हैं without swap. And option 2, borrow from own bank at fixed rate of 13% per annum and swap the same with Strong Limited against a floating rate. ये हो गया option with swap. ऑलराइट फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया होगा। नाउ दोनों कंपनीज के दोनों ऑल्टरनेटिव्स को हमने एक्सप्लोर कर लिया है। लेट अस नाउ इवैल्यूएट द सिचुएशन। हम ये कहेंगे डिटरमाइनिंग वेदर स्वैप डील कैन बी इफेक्टेड, एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट विदाउट स्वैप। विदाउट स्वैप वाले दोनों के अरेंजमेंट को हम टोटल कर लें। एक का 12, दूसरे का माइबोर प्लस 1.5, यह आता है फाइनली माइबोर प्लस 13.5। एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट विथ स्वैप, दोनों के विथ स्वैप वाले इंटरेस्ट का भी हम एग्रीगेट कर लेते हैं। दैट विल बी माइबोर प्लस 1% एंड प्लस 13%, यह आ जाता है माइबोर प्लस 14%। आप देखिए फ्रेंड्स, विथ स्वैप वाला जो अरेंजमेंट है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेकर आ रहा है। विदाउट स्वैप इट इज चीपर। तो हम ये कहेंगे कि भाई विदाउट स्वैप ज्यादा बेनिफिशियल है, तो अपने अपने बैंक से जो आप डायरेक्ट अरेंजमेंट ले लें वही ज्यादा अच्छा होगा। सो द एग्रीगेट इंटरेस्ट विथ स्वैप इज हायर देन द इंटरेस्ट रेट विदाउट स्वैप। A swap deal is not advisable. Both the parties are recommended to borrow from their respective banks at their desired interest arrangements. चलिए हम आगे बढ़ते हैं with the next concept, that is speculative interest rate swaps. तो फ्रेंड्स, speculative interest rate swap का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं, दोज आर बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेटिव स्वैप्स इटसेल्फ। तो यहां पर क्या होगा, दो पार्टीज जो इंटरेस्ट रेट स्वैप में स्पेक्यूलेशन करना चाहते हैं, नन ऑफ देम हैव बोरोड, ना तो इन्होंने कोई बोरोइंग किया और ना इनको कोई बोरोइंग आगे करना है। इनको बोरोइंग लेंडिंग कुछ करना ही नहीं है, इन्हें तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल का फायदा उठाना है। दे वॉन्ट टू स्पेक्यूलेट फॉर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। अब सोचिए पार्टीज का परसेप्शन कैसे हो सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी पार्टी का सेंटिमेंट बुलिश या बेरिश हो सकता है, वैसे ही यहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर भी बुलिश एंड बेरिश सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। बुलिश सेंटिमेंट मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है, बेरिश सेंटिमेंट मतलब इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन होने का सेंटिमेंट है, एक्सपेक्टेशन है। सोचिए यदि आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है और आप स्पेक्यूलेट करना चाहते हैं, कॉमन सेंस लगाइए, तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट से आप इंटरेस्ट रिसीव करना चाहेंगे या इंटरेस्ट पे करना चाहेंगे? ऑब्वियसली इफ इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो आप बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट से पे नहीं करना चाहेंगे, आप बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट रिसीव करना चाहेंगे। दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो आप फ्लोटिंग रेट से इंटरेस्ट रिसीव करना पसंद करेंगे और फिक्स्ड रेट से पे करना पसंद करेंगे। इन सच केस आप बन जाएंगे
फिक्स्ड रेट पेयर एंड फ्लोटिंग रेट रिसीवर। इमेजिन कीजिए कि इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन होने वाले हैं, तो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट मिले ये आप पसंद नहीं करेंगे। ऐसे में आप बोलेंगे कि भाई हमें इंटरेस्ट दे दो फिक्स्ड रेट से, और सामने हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे लेट दैट बी एट फ्लोटिंग रेट so that you will be at an advantage. So if the interest rates are expected to decline, you would become a fixed rate receiver and a floating rate payer. तो फ्रेंड्स ये स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में क्लियरली बैठनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें यू शुड बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। तो जो अभी अभी मैंने आपको समझाया मैं वो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले इन बातों को नोट कर लीजिए। इफ स्पेक्यूलेटर एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स टू राइज, he will prefer receiving interest at floating rate and paying interest at fixed rate, floating rate receiver and fixed rate payer. If speculator expects interest rates to fall, he will prefer receiving interest at fixed rate and paying interest at floating rate. So fixed rate receiver and floating rate payer. All right friends, let us move ahead and take up क्वेश्चन नंबर 113। चलिए पढ़ते हैं यहां क्या दिया हुआ है। मिस्टर सनी एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स टू राइज, मिस्टर हितेश एक्सपेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल। दे एंटर इनटू अ स्वैप डील वेयर बाय मिस्टर सनी बिकम्स फ्लोटिंग रेट रिसीवेबल एट माइबॉर फ्लैट। जब क्वेश्चन में माइबॉर फ्लैट दिया जाए यानी इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है, and payer at fixed rate of 10.5% per annum. Notional loan amount is rupees 5 crore and contract period is 1 year. Determine the net payoff at both the legs under the following cases. Case 1 में MIBOR दिया हुआ है 8.92% per annum and case 2 में MIBOR दिया हुआ है 12.16% per annum. तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, स्पेक्यूलेट करने के लिए जिस पार्टी को एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, दैट पार्टी विल ऑब्वियसली बिकम फ्लोटिंग रेट रिसीवर एंड फिक्स्ड रेट पेयर। तो यहां पर मिस्टर सन्नी इज सच अ पर्सन। तो चलिए दोनों केसेस में सॉल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करना है वो देख लेते हैं। केस 1, और यहां पर हम व्यू पॉइंट ले रहे हैं मिस्टर सन्नी का, हु इज अ फिक्स्ड रेट पेयर एंड फ्लोटिंग रेट रिसीवर। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हितेश ये नोशनल बेसिस पर आएगा, और ये जो अमाउंट होगा इट विल बी माइबॉर फ्लैट 8.92% अप्लाइड ऑन नोशनल लोन ऑफ 5 crore rupees. तो 44,60,000 will be received by Mr. Sunny from Mr. Hitesh on a notional basis, and interest paid to Mr. Hitesh आएगा ये भी notional basis पर होगा, fixed rate of 10.5%. तो बॉस आप देखिए मिस्टर सन्नी became floating rate receiver at flat MIBOR, बट ये MIBOR 10.5% वाले फिक्स्ड रेट से थोड़ा कम चल रहा है अभी। अब आप देखिए नोशनल बेसिस पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो कम है, और जो फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट पे करना था वो ज्यादा है। नेट डिफरेंशियल पेड टू मिस्टर हितेश, इस केस में मिस्टर सन्नी को लॉस हो गया एंड ही हैड टू पे टू मिस्टर हितेश द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द नेट डिफरेंशियल पेमेंट विल बी रुपीज 7,90,000. All right friends, let us take case 2. Again we are taking the viewpoint of Mr. Sunny, who is a fixed rate payer and floating rate receiver. इस बार माइबॉर चल रहा है 12.16%. So interest received from Mr. Hitesh will be on a notional basis. 12.16% of this notional loan of 5 crore ये आ जाएगा 60,80,000, एंड इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर हितेश ये सेम वही अमाउंट रहेगा जो हमने केस 1 में देखा था। ऑब्वियसली ये अमाउंट चेंज नहीं होगा बिकॉज मिस्टर सनी इज अ फिक्स्ड रेट पेयर
तो जो फिक्स रेट से पे करना है वो तो डिसाइडेड था 10.5%, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज माइबॉर, ये पेमेंट 52,50,000 ही होगा। बट आप इस बार देखिए मिस्टर सन्नी का जो एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इट एक्चुअली हैपेंड दैट वे। इस बार इंटरेस्ट रेट जो माइबॉर है वो हो गया 12.16%, विच इज सब्सटैंशियली हायर देन दिस फिक्स्ड रेट। So becoming a floating rate receiver and fixed rate pair, Mr. Sunny this time made a gain of 8,30,000. Net difference received from Mr. Hitesh on actual basis 8,30,000. मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि ये जो दोनों पे और रिसीव करने वाले अमाउंट्स है, ये दोनों नोशनल अमाउंट्स होंगे, इनका जो डिफरेंस होगा, the parties will be settling this difference on actual payment basis. All right friends, let us move ahead and take up question number 114. यहां दिया हुआ है a dealer quotes all in cost for a generic swap. Friends, generic swap is nothing but interest rate swap at 8% against 6 months LIBOR flat. If the notional principal amount of swap is rupees 6 lakhs, calculate semi-annual fixed payment. Find the first floating rate payment for one above if the 6-month period from the effective date of swap to the settlement date comprises 181 days and that the corresponding LIBOR was 6% on the effective date of swap. In two above, if the settlement is on net basis, how much the fixed rate payer would pay to the floating rate pair. Generic swap is based on 30/360 days. तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि आपको मंथ में 30 डेज कंसिडर करने और ईयर में 360 डेज कंसिडर करने। अब पिछला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज नो बिग डील। यहां पर आपको एक फ्लोटिंग रेट पेमेंट कैलकुलेट करना है, एक फिक्स्ड रेट पेमेंट कैलकुलेट करना है, और पूछा गया है हाउ मच फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 113 में किया, सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। ये आएगा रुपीज 6 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, दैट इज रुपीज 24,000। फ्लोटिंग रेट पेमेंट जो आएगा दैट विल बी 6 लाख इंटू 6% इंटू 181 डेज बाय 360 डेज, दैट कम्स टू 18,100। तो बॉस जो फिक्स्ड रेट पेयर है उसे पे करना होगा नोशनल बेसिस पर 24,000 और उसे रिसीव करने मिलेगा नोशनल बेसिस पर 18,100। सो इफ द सेटलमेंट इज ऑन a net basis, the net differential paid by fixed rate payer to floating rate payer will be difference between these two amounts, and that is rupees 5,900. All right friends, you would have finished writing this whole thing. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 115 यहां दिया हुआ है, डेरिवेटिव बैंक entered into a plain vanilla swap through an OIS, that is overnight index swap, on a principal of rupees 10 crores and agreed to receive MIBOR overnight floating rate for a fixed payment on the principal. The swap was entered into on Monday, that is 2nd August 2010, and was to commence on 3rd August 2010 and run for a period of 7 days. Respective MIBOR rates for Tuesday to Monday were 7.75%, 8.15%, 8.12%, 7.95%, 7.98% and 8.15%. If derivative bank received rupees 317 on net settlement, calculate fixed rate and interest under both the legs. आपको अलग से दिया हुआ है संडे इज अ हॉलीडे एंड वर्क इन राउंडेड रुपीज एंड अवॉइड डेसिमल वर्किंग।
दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि संडे इज अ हॉलीडे, इसका क्या इंपैक्ट आता है इस लाइन का। संडे इज हॉलीडे, हॉलीडे के दिन भी इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, बट संडे को कोई नया रेट डिक्लेयर नहीं होगा, यानी संडे का जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी कंप्यूटेड एज पर द रेट प्रिवेलिंग ऑन सैटरडे। इनफैक्ट संडे इफ इट इज अ डे व्हेन मार्केट इज क्लोज्ड, सैटरडे एंड संडे का इंटरेस्ट एक साथ क्लब करके 2 दिन का इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हर दिन माइबॉर रेट्स चेंज हो रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस। क्यूमुलेटिव बैलेंसेस आपको फाइंड करने, यानी डेली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट ऐड करते जाना है। तो चलिए बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहां हमें फ्लोटिंग रेट से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन खुद करना होगा और डिफरेंशियल अमाउंट हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना होगा फिक्स्ड रेट। तो चलिए देख लें सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर बोथ द लेग्स, डे रेट, नोशनल बैलेंस एंड इंटरेस्ट। वी बिगिन फ्रॉम ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी फर्स्ट डे जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव होता है उस दिन हमारे पास नोशनल बैलेंस था लोन का 10 करोड़। अब 10 करोड़ पर इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट किया जाएगा? 10 करोड़ इंटू 7.75%। ये 7.75% जो है ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट हुआ ना, 7.75% पर एनम। सो 10 करोड़ इंटू 7.75% इंटू 1/365, बिकॉज वी आर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट ओनली फॉर 1 डे। ये आता है 21,233। नेक्स्ट डे का रेट 8.15% दिया हुआ है। नेक्स्ट डे का जो नोशनल बैलेंस हो जाएगा वो ये ओरिजिनल नोशनल प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट डे का इंटरेस्ट, ये आ जाता है 10 करोड़ 21,233। इस पर 8.15% इंटू 1/365 आता है 22,334। थर्सडे इसका रेट है 8.12%। नोशनल बैलेंस हो जाएगा पिछले दिन का बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, यानी वेडनेसडे का नोशनल बैलेंस प्लस वेडनेसडे का इंटरेस्ट, थर्सडे का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा जो आता है 10 करोड़ 43,567। दिस into 8.12% into 1/365 will give you 22,256. फ्राइडे 7.95%। फ्राइडे का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा दिस अमाउंट प्लस दिस इंटरेस्ट, दैट इज 10 करोड़ 65,823। इस पर 7.95% इंटू 1/365 21,795 आता है। सैटरडे एंड संडे का इंटरेस्ट एक साथ कंप्यूट करके ऐड किया जाएगा और जो रेट कंसिडर किया जाएगा वो सैटरडे वाला रेट होगा 7.98%। अब जो ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे दैट विल बी फ्राइडेज ओपनिंग बैलेंस प्लस फ्राइडेज इंटरेस्ट, यानी इन दोनों का टोटल ये आता है 10 करोड़ 87,618। इस अमाउंट पर, इस नोशनल अमाउंट पर 7.98% इंटू 2/365 किया जाएगा। 2 दिन का इंटरेस्ट है इसलिए 2/365, सो ये आ जाता है 43,764। और मंडे का जो रेट है 8.15%, मंडे का नोशनल बैलेंस हो जाएगा ये सैटरडे का ओपनिंग बैलेंस प्लस सैटरडे एंड संडे का कंबाइंड इंटरेस्ट, ये आता है 10 करोड़ 1,31,382 और इस पर इंटरेस्ट आएगा दिस अमाउंट इंटू 8.15% इंटू 1/365। अब ये टोटल इंटरेस्ट जो है माइबॉर रेट से कंप्यूट किया गया है और माइबॉर रेट से हमें इंटरेस्ट रिसीव करना है। सो टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन फ्लोटिंग बेसिस विल बी एग्रीगेट ऑफ ऑल दिस, दैट इज 1,53,740। और जब ये स्क्वायरिंग ऑफ हुआ था तो नेट डिफरेंशियल हमने रिसीव किया था, हमने नेट डिफरेंशियल रिसीव किया था। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर है कि फिक्स्ड रेट वाला जो इंटरेस्ट था वो इस फ्लोटिंग वाले से कम था एंड डिफरेंस इज 317। सो इंटरेस्ट पेएबल अंडर फिक्स्ड लेग हैज टू बी लेस देन 153,740 बाय ₹317, यानी फिक्स्ड लेग का जो इंटरेस्ट आता है दैट विल बी 1,53,423। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये लिख लेने के बाद अब हमें वो फिक्स्ड रेट कंप्यूट करना है।
फिक्स्ड रेट कंप्यूट करना बड़ा आसान काम है। हमें सीधे सीधे ये फिक्स्ड लेग वाला जो पेमेंट है इसे रिलेट करना है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से, और यहां से लेकर जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है दिस इज फॉर 7 डेज। तो 7 डेज का इंटरेस्ट इतना है, तो रेट जो फाइंड करेंगे हम दैट विल बी फॉर द 7 डेज, फिर उसे एनुअलाइज कर दिया जाएगा, दैट इज बाय मल्टीप्लाइंग 365 बाय 7। तो चलिए देख लें दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड रेट, इट विल बी इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय नोशनल प्रिंसिपल इनटू 100, और जैसा मैंने बताया ये 7 दिन का इंटरेस्ट होगा एनुअलाइज करने के लिए इनटू 365 बाय 7, एंड दैट विल गिव यू 8% पर एनम।